नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 प्राइम में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एसओजी ने पेपर लीक प्रकरण में 3 और आरोपियों को पकड़ा है। 3 और आरोपियों के पकड़े हुए शख्स का नाम है हरेंद्र सिंह गुर्जर। दीपक मेहता योगेश कुमार सिंह को धर दबोचा है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 पेपर लीक में बड़ी कार्रवाई एसओजी की तरफ से की गई है। एसओजी ने 19 अगस्त तक तीनों आरोपियों को रिमांड पर भी ले लिया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी एसओजी की तरफ से की गई है, जिसमें हरेंद्र सिंह गुर्जर, दीपक मेहता, योगेश कुमार अब एसओजी की गिरफ्त में है। एसओजी ने 19 अगस्त तक तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया। दौसा जिला जेल में जेल प्रहरी हरेंद्र सिंह गुर्जर, जिसे गिरफ्तार किया गया है, तो अजमेर जेल में ट्रेनिंग सेंटर में जेल प्रहरी है दीपक मेहता, इसे भी गिरफ्तार किया गया। कोटपुतली उपजेल में जेल प्रहरी के तौर पर काम करने वाले योगेश कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। ऑनलाइन परीक्षा में से पहले ही इन्होंने पेपर हासिल कर लिया था। और चलिए अब दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली साल 2012 में दिसंबर का महीना था, तारीख 16 थी और सर्द रात थी। उस दिन निर्भया अपने दोस्त के साथ बस में सफर कर रही थी और इसी चलती बस में उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। 13 दिन बाद निर्भया जिंदगी की जंग हार गई। उस दिन निर्भया के साथ जो भी हुआ वो आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस घटना के 1 दशक बीतने के बाद इंसानियत आज भी उसी तरह से कटघरे में खड़ी हुई है। इंसानों के बीच रह रहे एक हैवान ने अब पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटिया वारदात की है। लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी जख्मी जिस्म की गवाही देकर रो पड़े हैं। मुंह से बहता खून, आंखों में धंसा कांच, होठ, गर्दन, गालों पर जख्म, टूटी हुई गर्दन की हड्डियां, हाथ की उंगलियों से गायब नाखून, पैर की टूटी हुई हड्डियां, प्राइवेट पार्ट से रिश्ता खून। ये डॉक्टर बिटिया के जिस्म पर जख्मों की लिस्ट है। एक एक जख्म की अपनी कहानी, एक एक जख्म के बदले मिले बेपनाह दर्द की कहानी। वो दर्द जिसके आगे वो हार गई। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान बता रहे हैं कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, ये जरूर इंसानी शक्ल वाले जानवरों का काम है। आरजी मेडिकल कॉलेज का दरिंदा उस रात इतना मदहोश था कि उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर की सांसें कब तक चली। वो तो बस जिस्म की भूख मिटाता रहा। चीख दबाने के लिए शैतान के हाथ पहले डॉक्टर बिटिया के मुंह पर थे, फिर वही आंखों तक पहुंच गए। चश्मे पर चोट मारकर तोड़ दिया गया। कांच आंखों में जा धंसा। बिटिया को अब दिखाई पड़ना बंद हो चुका था। बस शैतान का शोर ही उस हॉल में गूंज रहा था। वक्त बीत रहा था और डॉक्टर बिटिया की सांसें धीमी होती जा रही थी। फिर मुंह पर रखा हाथ गर्दन तक पहुंचा और शैतान ने जोर से हथेली भींची। चंद सेकंड में उसकी सांसें थम गई, लेकिन शैतान फिर भी नहीं थमा। हैवानियत का खेल चलता रहा। मरीजों की जान बचाने वाली डॉक्टर की जान इतनी क्रूरता से ली गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर हर कोई सन्न रह गया। ट्रेनी महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी दोनों आंखों में कांच के टुकड़े मिले। महिला डॉक्टर की गर्दन टूटी हुई थी। महिला डॉक्टर के निजी अंगों में चोट के निशान थे। उसके सिर को दीवार पर कई बार पटका गया। चेहरे और पूरे शरीर पर चोट के निशान पाए गए। ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से खून बहा था। उसकी आंखों और मुंह से भी खून निकला था। महिला डॉक्टर के नाखूनों में आरोपी की त्वचा के कुछ अंश मिले। ट्रेनी महिला डॉक्टर के शरीर में शायद ही ऐसा कोई अंग बाकी रह गया हो जिस पर चोट के निशान न मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर, चेहरा, होठ, गर्दन, पेट, हाथ और पैर पर चोट के निशान पाए गए।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और इसके बाद गला घोंटकर और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पीड़िता का गला घोंटकर हत्या की गई थी। आरोपी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार उसका गला घोंटा था। दरअसल आरोपी ये नहीं चाहता था कि रत्ती भर भी सांस उसके शरीर में बाकी रह जाए, जिससे कि उसके जिंदा होने की कोई भी गुंजाइश बाकी रहे। इसलिए हत्यारे ने दूसरी बार भी उसका गला काफी देर तक दबाया और पूरी तसल्ली हो जाने पर ही छोड़ा। लेकिन तीसरी बार डॉक्टर बिटिया को सिस्टम ने मारा, जब उसकी मौत को सुसाइड बताकर कोलकाता पुलिस पल्ला झाड़ने लग गई। इधर पुलिस को आरोपी संजय रॉय के मोबाइल फोन में पॉर्न क्लिप्स मिले हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने से पहले उसने अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पी और पॉर्न देखा। इसके बाद वो अस्पताल के सेमिनार हॉल में गया, जहां ट्रेनी महिला डॉक्टर पहले से ही गहरी नींद में सो रही थी। अस्पताल का कर्मचारी नहीं होने के बाद भी आरोपी संजय रॉय अस्पताल के किसी भी हिस्से में बेरोक टोक आता जाता था, क्योंकि आरोपी संजय रॉय कोलकाता पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविल वॉलंटियर है। इसी वजह से अस्पताल के कई विभागों में उसकी आसान पहुंच थी। वो कोलकाता पुलिस लिखी टी शर्ट पहनकर घूमता था। उसकी बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा था। अस्पताल में संजय बहुत रौब में रहता था। वो आरजी मेडिकल कॉलेज की पुलिस चौकी में तैनात था। उसका काम अस्पताल आने वाले पुलिस कर्मियों की मदद करना था। अस्पताल में आरोपी संजय रॉय खुद को कोलकाता पुलिस का कर्मचारी बताता था। उसकी सैलरी महज 12,000 रुपए है, लेकिन कहा जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती कराने के लिए वो मरीजों से रिश्वत लेने वाले गिरोह का सदस्य था, जो अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीजों के रिश्तेदारों से पैसे वसूलता था। लेकिन अब उसके हर काली करतूत से पर्दा उठाने के लिए सीबीआई एक्शन में आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज यानी कि 14 अगस्त को बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मना रही है और आज एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन का जिक्र किया और इसे लेकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की सत्ता की लोकुप्ता की वजह से देश ने विभाजन का दंश झेला। रिपोर्ट देखिए। आज 14 अगस्त है, यानी विभाजन विभीषिका दिवस, यानी इतिहास की वो मनहूस तारीख जिस दिन भारत के 2 टुकड़े हुए, हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा हुआ, देश का विभाजन हुआ। आज योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को एक बड़ा संदेश दिया। देश की जनता को अतीत की गलतियों को भविष्य में न दोहराए जाने का संकल्प दिलाया और याद दिलाई 1947 की वो त्रासदी, जब एक तरफ देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ लाखों लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए गए। सीएम योगी के निशाने पर थी कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। जो त्रासदी 1947 में हुई, वैसी ही त्रासदी आज बांग्लादेश में फिर से हो रही है। तीसरी बार हो रही है। जहां हिंदुओं को पहली बार 1947 में निशाना बनाया गया, दूसरी बार 1971 में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया और अब तीसरी बार 2024 में बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं का खात्मा किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जो 1947 में हुआ वो बांग्लादेश में आज फिर हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भारत में विपक्ष की कोई आवाज नहीं निकल रही है। 1.5 करोड़ हिंदू चिल्ला चिल्लाकर अपनी अस्मिता को बचाने की गुहार लगा रहे हैं।
लेकिन भारत के कथित सेकुलर लोगों के मुंह पर ताला लग गया है। योगी ने कहा कि वोट बैंक की चिंता में विपक्ष की मानवता मर चुकी है। दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। सीएम योगी ने आज पाकिस्तान पर एक बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने महर्षि अरविंद की बातों का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं है, यानी दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का मुल्क भले ही नजर आता हो, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या फिर वो हमेशा के लिए अपना नामो निशान मिटाने पर मजबूर हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रासदी, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की, और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसको नष्ट ही होना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास में हुई गलतियां दोबारा न हो, इसके लिए सतर्क रहना होगा। उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था। सीएम योगी ने विभाजन की त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जिस त्रासदी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, उसके लिए उसने कभी माफी नहीं मांगी, क्योंकि माफी मांगना कांग्रेस के चरित्र में ही नहीं है। योगी ने आरोप लगाया कि देश के अंदर जब भी कांग्रेस को मौका मिला, उसने लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की। 1975 में हुए दंगों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। देश के बंटवारे के लिए सीएम योगी ने कांग्रेस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया, और यह भी कहा कि सिंध प्रांत जो हिंदू बहुल इलाका था, उसे कांग्रेस नेतृत्व ने पाकिस्तान में क्यों जाने दिया। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने जघन्य पाप किए हैं और इन पापों के लिए कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। और चलिए अब आपको पाकिस्तान की खबर बताते हैं, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI में बड़ी बगावत का खतरा मंडराने लगा है। जनरल आसिफ मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक फैसला पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा सकता है। अफगानिस्तान में वापस तालिबान को बिठाने वाले ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब कोर्ट मार्शल की तैयारी की जा रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए। याद कीजिए इस तस्वीर को। दिन था 4 सितंबर 2021। काबुल के सेरेना होटल में चाय की चुस्कियां लेते हुए ISI के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की ये फोटो खूब वायरल हुई थी। ये तब की तस्वीर है जब अमेरिकी सेना के काबुल छोड़ने के बाद तालिबान का फिर से अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा हो गया था। लेकिन ये एक प्याली चाय लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बहुत भारी पड़ी। इस एक प्याली चाय ने ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए। इस एक प्याली चाय की वजह से फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। इस एक प्याली चाय ने फैज हमीद की प्रॉपर्टी जब्त करा दी है। ISI के पूर्व चीफ की पेंशन भी बंद करने का ऑर्डर जारी हो गया है। ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद को ये एक प्याली चाय ले डूबी। अब इस एक प्याली चाय को लेकर पाकिस्तान की हुकूमत
और वहां के सियासी सिस्टम से लेकर फौज की तानाशाही के अंदर ऐसा क्या केमिकल लोचा हुआ जिसने आईएसआई के पूर्व चीफ को ही उल्टा लटका दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि फैसला पाकिस्तानी फौज ने लिया जिसके तमाम गुनाहों और कारस्तानी की जड़ आईएसआई को माना जाता है। हाल ये है कि अब आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से टॉप सिटी रियल एस्टेट घोटाले में पूछताछ की नौबत आ गई है। क्या ये सब सेना के टॉर्चर रूम में होगा और क्या इसके गवाह इमरान खान भी होंगे जो पहले से जेल में हैं? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने ऐलान किया कि टॉप सिटी घोटाले के केस में कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू की गई है। सेना इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को इमरान खान का करीबी मानती है और उन पर एक्शन की एक वजह ये भी बताई जा रही है। किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है, इट कम्स इवन मोर हार्डर। सेना का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से जांच के आदेश पर फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया है। टॉप सिटी के मालिक मोइज खान ने शिकायत की थी कि आईएसआई प्रमुख ने बिना किसी ठोस वजह के उनके घर और दफ्तरों पर छापा मारा। मामला कोर्ट पहुंचा, 2023 में जांच के आदेश हुए और 2024 में गिरफ्तारी के साथ कोर्ट मार्शल के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद और मौजूदा जनरल आसिम मुनीर के बीच खटपट की बात पुरानी है। आंकड़ा 36 का बताया जाता है। इसे अंग्रेजी में क्लैश ऑफ ईगोज या बैटल ऑफ ईगोज भी कहते हैं। इस 36 वाले आंकड़े की बड़ी वजह है इमरान खान, जो इस वक्त जेल में है, लेकिन तब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। इमरान खान के ऑर्डर पर ही तब आईएसआई के चीफ रहे आसिम मुनीर को बड़ी बेइज्जती के साथ पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह लेफ्टिनेंट फैज हमीद को आईएसआई का नया चीफ बना दिया गया। 2018 से 2019 तक आसिम मुनीर आईएसआई के चीफ थे। 2019 में 16 जून को उनको पद से हटा दिया गया और 17 जून को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आईएसआई का बॉस बना दिया गया। इमरान खान का यह कदम फैज हमीद के सिर पर तलवार बनकर लटक गया। फैज हमीद को अपने पद पर बैठते ही पता चल गया था कि आईएसआई प्रमुख रहते हुए आसिम मुनीर ने क्या क्या काले धंधे शुरू किए हैं, क्या क्या गुल खिलाए हैं। फैज हमीद को उम्मीद थी कि उन्हें जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद सेना का अगला प्रमुख बनाया जाएगा, लेकिन इमरान खान को हटाए जाने के बाद उनके तमाम सपने हवा में उड़ गए और जब आसिम मुनीर को नवंबर 2022 में पाकिस्तान का नया जनरल बनाया गया तो अगले दिन ही फैज हमीद ने फौज से इस्तीफा दे दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर राजनीति में दखल देने का आरोप लगा। फैज हमीद पर इमरान खान का करीबी होने, उनके इशारों पर काम करने का आरोप लगा। काबुल में चाय की प्याली वाली तस्वीर को इमरान खान की पार्टी ने कैश करने की कोशिश की और बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी इमरान खान की वजह से हुई है। जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज सरकार के साथ मिलकर फैज हमीद को बुरे जाल में फंसा दिया है। इस जाल के तहत फैज हमीद पर अब तालिबान से संबंध रखने का आरोप लगाया जा रहा है। तालिबान से इस वक्त पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हैं और फैज हमीद को इसलिए एक खलनायक की तरह पेश किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि फैज हमीद पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक मिशन पर लगे हुए हैं। इसलिए आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद को जब टॉर्चर वाले रूम में ले जाया जाएगा तो उनसे कई खतरनाक सवाल किए जाएंगे। उनसे तालिबान के बारे में पूछा जाएगा, उनसे इमरान खान पर सवाल होंगे और मुमकिन है ये सब इमरान खान की मौजूदगी में हो, क्योंकि इल्जाम ये भी है कि 9 मई 2023 को जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने हिंसा की थी, तब फौज को हाई कमान के खिलाफ भड़काने की भी साजिश रची गई और इसमें फैज हमीद का हाथ था। फैज हमीद पर आतंकवादियों से संबंध होने समेत भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं। देश के खिलाफ काम करने का इल्जाम है। फैज हमीद को टॉप सिटी रियल एस्टेट घोटाले को लेकर सवालों के भी जवाब देने होंगे। पूर्व आईएसआई प्रमुख की इस तरह से गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल का ये फैसला सब इमरान खान के करीबियों को मैसेज देने का तरीका भी है।
फैज हमीद के करियर से जुड़े विवादों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी को भी दोषी ठहराया जाता रहा है और अब कोर्ट मार्शल से लेकर पेंशन तक रोकने के ऑर्डर के साथ साथ आगे फैज हमीद को लंबी सजा भी सुनाई जा सकती है। पाकिस्तानी सेना के इतिहास में उन अफसरों को उंगलियों पर गिना जा सकता है जो 2 अलग अलग कोर के कमांडर रहे हैं। 1947 के बाद से सिर्फ 11 लेफ्टिनेंट जनरलों ने 1 से अधिक कोर की कमान संभाली है। बलूच रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके फैज हमीद उनमें से एक हैं। यानी फौज का एक हिस्सा जानता है कि फैज हमीद के साथ जो हो रहा है वो कितना ठीक है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सेना में बड़ा क्राइसिस आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनौती अब बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा से आनी भी शुरू हो गई है। तो चलिए अब बात करेंगे प्रदेश में जल तांडव की, क्योंकि राजधानी के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थितियां पैदा हो गई है। शहर के लगभग हर हिस्से में सड़कें जलमग्न हो गई है। खासतौर पर गुलाबी नगरी की बात करें, परकोटे के तमाम बाजारों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़कों पर जल भराव की वजह से वाहन भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे एक दिन की बारिश में पूरा जयपुर लगभग डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो न केवल परकोटा का इलाका बल्कि परकोटा के बाहर आप देखिए कि टोंक रोड, गांधीनगर और साथ ही साथ फल सब्जी मंडी और इसके साथ साथ मालवीय नगर, शास्त्री नगर और बाकी के इलाकों में भी ठीक ऐसे ही हालात है। वैशाली नगर से लगाकर के चित्रकूट और टोंक रोड से लगाकर के मालवीय नगर तक तमाम जगहों पर इस वक्त जलभराव के साथ साथ जाम की स्थितियां बनी हुई है। अलग अलग तस्वीरें, 2 तस्वीरों के माध्यम से जरा पिंक सिटी को देखिए। ये वर्ल्ड क्लास शहर माना जाता है। उस शहर के हालात बारिश के बाद क्या हुए हैं वो इन तस्वीरों के जरिए समझिए। वहीं बांदीपुरा अंडरपास में भी जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि सीएम ने निर्देश जरूर दे दिए हैं। नंदपुरी अंडरपास की अगर हम बात करें तो वहां पर भी लगातार पानी भरा और पानी भरने के बाद करीब 10 फीट तक पानी आ गया, जिससे रोका गया है यातायात को वहां पर। हालांकि लेकिन बाकी जगहों की बात कीजिए, किस तरीके से जलभराव की स्थितियां लोगों के लिए अब मुसीबत बन गई है। लगातार बारिश के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, राजधानी के बाशिंदे उन हालातों से जूझते नजर आ रहे हैं। सड़क से लेकर के घरों तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इधर भारतीय नौसेना को एक नई ताकत मिलने जा रही है। भारत अपनी दूसरी परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी INS अरिघात को जल्द ही समंदर में उतारने जा रही है। और इस सबमरीन के नौसेना में शामिल होने से देश के दोनों तरफ के तट दुश्मनों के हमले से बचे रहेंगे। खासतौर पर इसे चीन के समुद्री विस्तार पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट देखिए। समंदर के अंदर उतरने वाली है नौसेना की नई ताकत INS अरिघात। समंदर के अंदर दुश्मन देशों की हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु ऊर्जा से लैस दूसरी सबमरीन देश की नौसेना को मिलने जा रही है। इस सबमरीन का नाम है INS अरिघात, जिसकी असीम ताकत और सटीक हमले के आगे चीन और पाकिस्तान पस्त हो जाएंगे। यह अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक सबमरीन है, जिसके ब्लेड प्रोपेलर जल रिएक्टर से संचालित होंगे। पानी की सतह पर इस पनडुब्बी की रफ्तार 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समंदर की गहराई में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रहेगी। 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली इस पनडुब्बी की लंबाई करीब 113 मीटर है। INS अरिघात 750 किलोमीटर रेंज वाली 24 K-15 सागरिका मिसाइल या 3500 किलोमीटर की रेंज वाली 8 K-4 मिसाइल तक ले जाने में सक्षम है।
आईएनएस अरिहंत के मुकाबले आईएनएस अरिघात में मिसाइलों की संख्या दोगुनी होगी। आईएनएस अरिघात को चीन के समुद्री विस्तार पर लगाम लगाने के लिए तैयार किया गया है। 7 साल तक कड़े परीक्षण के बाद अब ये समंदर में उतरने वाली है, जिसकी तैनाती से दोनों तटों पर देश की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। और इसी के साथ ही न्यूज़ 18 प्राइम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।